नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। आज सबसे पहले हम ऐसे मजहबी आग का वीडियो गाइड आपको दिखाएंगे जो रामनवमी से एक दिन पहले भड़की थी, लेकिन 48 घंटे बाद भी बंगाल से बिहार तक कई शहरों को वो जला रही है। हर गुजरते मिनट के साथ ये बवाल बढ़ता जा रहा है और सिस्टम सरेंडर करता जा रहा है। आज जलते हुए बंगाल पर सिलेक्टिव सोच दिखाने वाली ममता बनर्जी की भी वैचारिक रिपेयरिंग बहुत जरूरी है, जिन्होंने हावड़ा की हिंसा का कनेक्शन बुलडोजर से जोड़ दिया है। वैसे सत्ता की वर्कशॉप में हम कांग्रेस के भी कुछ नेताओं को आज लेकर चलेंगे, जिनके दिल और दिमाग में प्रधानमंत्री मोदी की कुछ तस्वीरों ने आग लगा दी है। ये तस्वीरें नई संसद की हैं, जिसे लेकर न्यूज मित्र कांग्रेस पर सवालों के चुभने वाले तीर चला रहे हैं। ऐसे में नई संसद पर हमारी सत्ता की कुंजी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आज सत्ता में हम सम्राट अशोक की भी बात करेंगे, जिनके नाम के साथ आपने अब तक चक्रवर्ती शब्द सुना और पढ़ा होगा, लेकिन आज इस पर बिहार के विद्वान नेताओं का ज्ञान आपको बहुत हैरान करने वाला है, क्योंकि उनके मुताबिक सम्राट अशोक कुशवाहा थे। आखिर बिहार में जाति में क्यों उलझे सम्राट अशोक, ये भी आप जरूर देखिएगा। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं हिंसा की आग में धधकते बंगाल की, जहां सरेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां करीब 24 घंटे पहले रामनवमी पर शुरू हुई हिंसा की आग खत्म होने की जगह और भी तेज होती जा रही है। हावड़ा के शिवपुर में सबसे ज्यादा बवाल और हंगामा देखने को मिल रहा है। सवाल यही कि पत्थरबाजों के पीछे कौन सी ताकत है, जिसकी बदौलत वो पुलिस के सामने सोसाइटी पर हमले की हिमाकत कर रहे हैं। बंगाल में कानून व्यवस्था को धत्ता बताने वाली ये तस्वीर देखिए। आज दोपहर हावड़ा में अपार्टमेंट पर पत्थरबाजी की गई। सोसाइटी के लोगों ने खिड़की से वीडियो बनाया। इस वीडियो में कई लोगों को सोसाइटी के बाहर सड़क पर देखा जा सकता है। हर किसी के हाथ में पत्थर है। आपको हावड़ा के अलग इलाके की ऐसी ही हिंसक तस्वीर भी दिखाते हैं। एक गली में दर्जनों लोग दिख रहे हैं। ये वीडियो ऊंचाई से लिया गया है। सवाल यही है कि पत्थरबाजों की ये टोली कहां से आ रही है, किसके ऑर्डर पर काम कर रही है, क्यों पत्थर बरसा रही है। हावड़ा के शिवपुर इलाके से आई ये तस्वीर और भी हैरान करने वाली है। आप देख सकते हैं सकरी गली में दर्जनों दंगाइयों की फौज है। ये लोग ना घर देख रहे हैं, ना इंसान देख रहे हैं, बस दोनों तरफ पत्थर फेंक रहे हैं, जैसे किसी ने इन्हें ये काम असाइन किया हो। ऐसी तस्वीरों से सवाल ये भी उठता है कि क्या ये साजिश, ये हंगामा, ये पत्थरबाजी सब कुछ सुनियोजित है? क्या ये किसी के इशारे पर हो रहा है? तो हावड़ा में हुई पत्थरबाजी में मीडिया को भी निशाना बनाया गया। हावड़ा हिंसा में मीडिया की गाड़ियां तोड़ी गईं। यहां तक कि स्टोरी को कवर करने के लिए मौजूद रिपोर्टर्स और कैमरामैन के साथ भी मारपीट की गई। बावजूद इसके TV9 भारतवर्ष की टीम वहां पर मौजूद रही। दोपहर 3 बजे हावड़ा में हंगामे के बीच हालात क्या थे, ये इस रिपोर्ट से समझिए। देखिए, भीड़ एक बार पुलिस वालों से भिड़ गई है। लेटेस्ट विजुअल, मीडिया की तरफ ये भीड़ आने की कोशिश, मीडिया पर हमला करने की कोशिश और मीडिया की सुरक्षा करते पुलिस वाले। ये देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट विजुअल हावड़ा के शिवपुर थाने के ठीक सामने आप ये विजुअल्स देख रहे हैं और मीडिया कर्मियों को तरफ हमला बोलते हुए नजर आई है भीड़। और ये भीड़ जो है अचानक हमलावर हो गई। लाठी डंडे हाथों में पत्थर लेकर ये भीड़ हमारी तरफ आई है और इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिसकर्मी जो हमारी सुरक्षा में तैनात थे, जो भीड़ को रोकने के लिए उनको सख्त होना पड़ा। और देखिए फिर से सिचुएशन अब देखिए, पुलिस वाले दौड़ाकर भीड़ को काबू में कर रहे हैं। ना पुलिस का इनको डर है, ना कमांडोज का इनको डर है, ना रैपिड एक्शन फोर्स का डर है, ना आंसू गैस के गोलों का डर है। और ये देखिए, ये बंगाल की जो संप्रभुता है उसको बिगाड़ने वाले ये लोग हैं। हम बार बार ये अपील कर रहे हैं, कि बंगाल का जो भाईचारा है उसको ना तोड़े। और इस वक्त हावड़ा से मेरे सहयोगी विपिन मेरे साथ में मौजूद हैं। विपिन, जिस वक्त आप वहां मौजूद थे, तस्वीरें हम देख रहे थे, हमने देखा कि कैसे आप भीड़ के बीच में फंस गए थे। लेकिन सवाल यह है, ममता ने कल कहा था कि बुलडोजर था, इस वजह से ऐसा हुआ। आज तो कहीं बुलडोजर नहीं था। पुलिस हताश दिख रही थी और ऐसी लग रही थी जैसे उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। हो क्या रहा है बंगाल में? और देखिए राहुल जी, कल बेबसी अगर वो कहती कि हम बेबस थे और बीजेपी ने सब कुछ करा दिया, विपक्ष ने करा दिया, शोभा यात्रा निकालने वालों ने कराया, तो शायद डाइजेस्टेबल था। लेकिन आज ममता बनर्जी के सामने कोई एक्सक्यूज नहीं था। लेकिन उसके बावजूद
पूरी की पूरी सरकार, पूरी की पूरी पुलिस घुटने टेक कर बैठी थी, क्योंकि सवाल वोट बैंक का था। ये उनका कैडर है, अगर उन पर मुकदमा होगा, उन पर लाठी बरसाए जाएंगे, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, तो शायद ये कैडर उनसे नाराज हो जाए। बंगाल जलता है तो जलता रहे, हावड़ा जलता है तो जलता रहे, सरकारी संपत्तियों से लेकर निजी संपत्तियां क्षति होती रहे तो हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। वही तस्वीरें मैंने देखी और अपने कैरियर में आज तक सरकार को इतना बेबस नहीं देखा जितना मैंने बंगाल में आकर देखा। आपने कई रिपोर्टिंग की हैं इस तरीके के, कई आप इस तरीके के दंगों को कवर कर चुके हैं, इस तरीके के हालात में फंस चुके हैं। आज जब फंसे क्या अलग था? देखिए, आज पुलिस बेबस नजर आई, सरकार का प्रेशर था। आमतौर पर ऐसी जब हिंसा होती है तो सरकार सब कुछ छोड़कर वोट बैंक की परवाह नहीं करती, उसे अपने शहर, अपने देश, अपने प्रदेश की परवाह होती है। लेकिन बंगाल में इसके उलट था। पूरी पुलिस उसके सामने जो दंगाई थे, जो हिंसाई थे, वो लगातार सरकारी संपत्तियों से लेकर निजी संपत्तियों को क्षति पहुंचा रहे थे और पुलिस याचक की भूमिका में थी। मान जाइए, समझ जाइए, कुछ नहीं कर रही थी और पुलिस के सामने डंडे लहराए जा रहे थे। कल तो कहा गया, कल बहुत सारे एक्सक्यूज दिए गए, लेकिन आज सरकार के सामने क्या एक्सक्यूज था? बस यही कहना है मुझे कि रोम जल रहा था और नीरव बंसी बजा रहा था, हावड़ा लुट रहा था और पश्चिम बंगाल की सरकार नबन्ना में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। विपिन, आप अपना ध्यान रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। ममता बनर्जी की भाषा की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बुलडोजर वाली हिंसा की आग पिछले 24 घंटे से जल रही है। उनकी भाषा के मुताबिक आपको हावड़ा में आज दोपहर हुए हंगामे और पथराव की 2 और तस्वीरें भी दिखा देते हैं। यह हावड़ा के शिवपुर इलाके की तस्वीरें हैं, जहां गली गली हाथ में पत्थर लेकर दंगाइयों की टोली देखी जा सकती है। उपद्रवी बीच सड़क पर हंगामा कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। सवाल यही है कि ये लोग हैं कौन, इनको किसने भेजा है, किसने इनके हाथों में साजिश के पत्थर पकड़ाए हैं, कौन बंगाल को जलाने की साजिश रच रहा है। और हावड़ा के ही शिवपुर में आज दोपहर हुए हंगामे की एक और तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। दुकानों में जमकर भीड़ ने तोड़फोड़ की, कई घरों पर पथराव किया गया। पुलिस के सामने उपद्रवी नारेबाजी कर रहे थे, पुलिस के सामने ये हंगामा कर रहे थे। ना कानून का डर था, ना पुलिस का खौफ, सरेआम यहां पर संग्राम छिड़ा हुआ था। तो ये देखिए तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से हावड़ा में, शिवपुर में खासतौर से हिंसा की जा रही है। भीड़ खुलेआम सड़कों पर अराजकता फैला रही है और सबसे ज़्यादा जो हैरान करने वाली तस्वीर वो ये कि पुलिस इनके सामने हाथ पर हाथ रख करके मजबूर होती हुई खड़ी हुई नजर आ रही है। और अचानक तेजी के साथ में ये हिंसा फैली। कल जो तस्वीरें आई थी उसके बाद लगा था कि अब काबू पा लिया गया है इस इलाके में, लेकिन फिर अचानक दोपहर के वक्त में ये भीड़ निकली और इसने जबरदस्त तरीके से सड़कों पर आगजनी पथराव करना शुरू कर दिया। और ये ऊपर सोसाइटी से लिया गया वो वीडियो है जो बताता है कि कैसे ये लोग बेखौफ होकर के जो इनके हाथ में आ रहा था फेंक रहे थे, जहां इनकी नजर हो रही थी, जहां इनके हाथ जा रहे थे, तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे थे। और ये तस्वीर देखिए, ये 5वीं तस्वीर है, कैसे सड़क पर ये भीड़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से उत्पात करती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये एकजुट हुई और उसके बाद इसने पुलिस के सामने ही लगातार पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। और हम जो बार बार बात कह रहे हैं वो ये कि बंगाल का पूरा सिस्टम इस भीड़ के सामने लाचार और मजबूर नजर आया। लेकिन बंगाल में हिंसा की आग अब बिहार में भी फैल चुकी है। जो हाल हावड़ा में है, ठीक उसी तरीके की हिंसा की चिंगारी बिहार के नालंदा में भी पहुंच चुकी है। नालंदा में बसें जलाई जा रही हैं, तोड़फोड़ की जा रही है, पत्थरबाजी हो रही है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान
दो समुदायों में यह हिंसक झड़प देखने को मिली, जिसके बाद की तस्वीरें आपके सामने। और ये नालंदा की बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस दौरान दो संप्रदायों के बीच में ये झड़प शुरू हुई और उसके बाद में तस्वीरें कुछ ऐसी भी सामने देखने को मिली जिसमें एक वर्कशॉप में आगजनी की गई, वहां पर आग लगा दी गई। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी रुपेश कुमार मौजूद हैं। रुपेश, पहले तो इस घटना के बारे में थोड़ा विस्तार से बता दीजिए, क्योंकि आज दो घटनाएं हुई हैं, एक सासाराम में और दूसरी नालंदा में। जी हाँ, बिल्कुल, सासाराम में घटना हुई है और नालंदा में घटना हुई है। और नालंदा में इस वक्त भी वहाँ पर आगजनी हिंसा वहाँ पे जारी है। एक गैरेज में आग लगी है जिसमें एक बस को आग लगा दी गई है, वहाँ पे एक कार खड़ी थी उसमें भी आग लग गई है और बगल के मोहल्ले में भी ये हिंसा फैल गई है। और दोनों जगह वजह एक ही है, हावड़ा से कुछ अलग वजह यहाँ पे नहीं है और तस्वीरें भी बहुत अलग नहीं हैं। एक शोभा यात्रा निकलती है, कुछ लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और उसमें गालियाँ देना शुरू करते हैं और बजरंग दल और जो शोभा यात्रा में जो शामिल लोग हैं वो भागना शुरू कर देते हैं। और बहुत आश्चर्यजनक है कि नालंदा की जो घटना हुई है वहाँ लगभग 10,000 की भीड़ थी और वो 10,000 की भीड़ भागने लगती है। अब समझ में ये नहीं आता है कि एक शोभा यात्रा निकल रहा था लेकिन दूसरे लोग इतनी बड़ी संख्या में आखिर क्यों इकट्ठा थे और किस तरीके से क्या मैसेज गया था कि वो लोग किस कारण से इकट्ठा हुए थे। रुपेश, ये सबसे गंभीर सवाल है और इसमें भी बड़ा गंभीर सवाल सरकारों पे और प्रशासन पे उठता है कि जब कानून व्यवस्था को सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से वहां पर लागू रहे, ये जिम्मेदारी उस प्रशासन की है, सिस्टम की है, तो फिर वो लोग कर क्या रहे होते हैं? ये सिर्फ चेतावनी जरूर दे देते हैं लेकिन जमीन पर जो करना होता है वो दिखाते नहीं है। एक बार रुकिएगा, क्योंकि इसके अलावा एक तस्वीर आपको बिहार के सासाराम से भी जो आई है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ पथराव के बाद तनाव है, लेकिन ये जो अभी हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे वो नालंदा की थी और ये तस्वीर सासाराम की है। बिहार के सासाराम में पथराव के बाद तनाव है। शहजलाल पीर इलाके में दो गुटों में पथराव हुआ, उपद्रवियों ने फायरिंग और घरों में आगजनी की और बताया जा रहा है कि लगभग 5 घरों में आग लगा दी गई। रुपेश, अभी क्या हालात हैं सासाराम के? देखिए, सासाराम में कई लोग घायल हुए हैं, वहाँ यहाँ तक कि पुलिस के लोग भी घायल हुए हैं। वहाँ पर पत्थरबाजी अभी भी वहाँ पे जारी है, लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है कि वहाँ पर हालात नियंत्रण में हैं। लेकिन पुलिस जो ये दावा कर रही है कि फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं, कल आशंका थी पुलिस प्रशासन को कि वहाँ पे कुछ हो सकता है, लिहाजा कल जब मारपीट हुई थी उसी मोहल्ले में, जब दो पक्षों के बीच कहासुनी हुई उसके बाद से मारपीट हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि अगले दिन भी उसका प्रतिकार हो सकता है। आज जो धारा 144 लगाई गई है, अगर एहतियातन जो कदम आज दोपहर के बाद उठाई गई है, कल जब वहाँ पे झड़प हुई थी तो ये पूरी तरह से प्रशासन का फेल्योर है। खास करके सासाराम की ये जो घटना है, अभी भी नालंदा में पुलिस पूरी तरह से मुखदर्शक बनी हुई है। आसपास के जो थाने हैं वहाँ की पुलिस फोर्स को वहाँ पे बुला लिया गया है। लेकिन अगर सासाराम की बात करें तो सासाराम में 12 घंटे पहले जब एक झड़प होती है और उसको पुलिस प्रशासन एंटिसिपेट नहीं कर पाती है और वहाँ पर एहतियाती कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं, लिहाजा वहाँ पर हिंसा भड़कती है। वहाँ पर 5 घरों को आके हवाले किया जाता है। खुद एसपी वहाँ पे मौजूद हैं, एसडीओ के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो घायल हैं। कितने लोग घायल हैं अभी ठीक पता नहीं है, लेकिन जो सामने जो दृश्य आए हैं, जो हमारे संवाददाता ने वहाँ से भेजी हैं, वहाँ उसमें अभी तक कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हैं और दोनों पक्षों के लोग घायल हैं। 5 लोगों के घरों के अंदर, मोहल्लों के अंदर लोग घुसते हैं, वहाँ पर आगजनी की जाती है, घरों को आके हवाले कर दिया जाता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक सिर्फ ये कार्रवाई हुई है कि धारा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस बिहार में पुलिस मुख्यालय से लेकर के और सरकार स्तर पर यह कहा जा रहा था कि डिप्लॉयमेंट तमाम जिलों में की गई है, क्योंकि बिहार में हर साल कहीं ना कहीं 4 से 5 जिलों में इस तरह की तनाव की स्थिति पैदा होती है, जहां जो हिंसा करने वाले जो लोग हैं, जो उपद्रवी हैं, उनको जहां भी थोड़ी सी छूट मिलती है वहां पर हिंसा का रूप इस तरह से स्वरूप बिगड़ जाता है। सबसे बड़ा रुपेश जो आप उठा रहे हैं कि आखिर प्रशासन और सरकार जो है उनको इस बात का क्या अंदाजा नहीं है। आप आशंकाएं जाहिर कर देते हैं लेकिन जमीन पर कार्रवाई नहीं करते हैं। अब फिर से बात करते हैं बंगाल की, जहां हिंसा की आग पर अब सियासी रोटियां भी सेकी जा रही हैं। बीजेपी के नेता ममता सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि टीएमसी के नेता बीजेपी पर दंगाइयों की मदद करने का आरोप लगा रहे हैं। पहले आप सुनिए बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। इस तरीके से 2 दिन से चल रहा है और पुलिस वहां से इतना बिग कॉन्टिंजेंट भी खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है। आपका भी मालूम है, आपका कैमरामैन कल रुका हुआ था, आज आप खुद इंजर्ड हुआ है, पत्रकार लोग इंजर्ड हो रहा है।
ये गुंडा का हाथ चला गया, ये ठीक नहीं है। ये टीएमसी का एकदम क्लियर है कि वोट बैंक का पॉलिटिक्स करते हैं। और हम लोग देखे हैं कि ये अटैक करने के बाद सबसे ज्यादा हिंदुओं को अरेस्ट किया। डायमंड हार्बर के बिष्णुपुर में, बिष्णुपुर बोल के एक जगह है, वहां पे भी हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा हिंदुओं को अरेस्ट किया, मुस्लिम लोग को अरेस्ट ही नहीं किया। अभी झूठ मूठ वीडियो निकल के अभी दिखा रहा है कि किसके हाथ में क्या क्या था। वहीं टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी का बीजेपी को सवालों के कटघरे में वो लेकर आ रहे हैं। दिल्ली से बंगाल में हिंसा भड़काने के आरोप लगा रहे हैं कि पहले ये जाते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, फिर बंगाल में वापस आता है, बीजेपी का स्टेज पर जाके मीटिंग करता है और बोलता है टीवी में नजर रखना, और अगला दिन दंगे होता है। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किसका कहने पे हुआ है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये तोड़फोड़ का जो राजनीति है, ये खाली रामनवमी में क्यों होता है? कभी राम का पूजा कोई पिस्तौल लगा के करता है क्या, या डीजे बजा के करता है? सवाल यही है कि धर्म के नाम पर बंगाल को कौन आग की भट्टी में झोंक रहा है, क्योंकि इस हिंसा से प्रभावित आम लोग हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। हमला करने वाले दंगाई हैं जिनके हाथ में पत्थर हैं और सिर पर सनक सवार है। कैसे भीड़ ने बंगाल में आग लोगों के कारोबार को आज तहस नहस कर दिया, कुछ पीड़ितों की ये जुबानी सुनिए। जले हुए दुकान, जले हुए फल, आप देख सकते हैं केला यहाँ पे जला हुआ है, दुकान जो था वो वहाँ पे जला हुआ है, यहाँ पे जले हुए सामान है और कटोरी पे जले हुए यहाँ पे फल जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो दुकानदार जो है वो हमारे साथ है। कल क्या हुआ कि इतना बड़ा नुकसान हो गया, रास्ता पूरा जल गया, सब कुछ सामान जल गया, क्या हुआ? यहाँ कम से कम लाखों रुपया का माल, 6 गो टोली भेंग पूरा भेंग जलाएगी, या पल्ला जलाएगा, पूरा डाला जलाएगा, वहाँ पूरा दुकान पूरा जला दिया लोग, फल का डाला यहाँ जला दिया। कल क्या हुआ था थोड़ा ये बताओ। शाम को मेरे को एक्चुअली यहाँ पर कुछ लोकल्स है, वो लोगों ने कॉल किया है और वो लोगों ने कहा कि आपका गाड़ी जो है डैमेज हो गया, शीशा तोड़ दिया है। बट रात को मैं आने का कोशिश किया तो मुझे यहाँ पर आने नहीं दे रहे थे वो लोग। तो अभी सुबह में आके देखा कि ये सारा शीशा तोड़ दिया, तो अब इसको गाड़ी को लेके सर्विस स्टेशन जा रहा हूँ। आपका कुछ हाँ, पूरा टोली वोली पूरा जल गया, माल चाल लूटा गया था। उसमें बेदाना था, सेव था, ये सब था, सब लूट मारा गया। आपने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सुना होगा, इसके कई कारनामे आपने देखे होंगे, लेकिन क्या आरआई के बारे में आपने सुना है? आज सत्ता में हम आरआई की बात करने वाले हैं, यानी राजनीतिक इंटेलिजेंस। जिस तरह एआई मॉडल आज की तारीख में वायरल है, ठीक उसी तरह राजनीतिक इंटेलिजेंस भी आजकल जबरदस्त रूप से ट्रेंड कर रहा है। और इस राजनीतिक इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा अस्त्र है बुलडोजर। आपने सही समझा, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाला बुलडोजर, जो पिछले 24 घंटों से पश्चिम बंगाल में हर किसी की जुबान पर है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रामनवमी के दिन हुई हिंसा पर दिया वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक दंगों को अंजाम देने के लिए प्रदेश के बाहर से गुंडे बुलाए जाते हैं। तलवारें और बुलडोजर लेकर मार्च करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में हुई हिंसा के दौरान पत्थरबाजी करते बदमाश दिखे, आग लगाते हुड़दंगी दिखे, भीड़ को खदेड़ते और लाठी बरसाते पुलिस वाले दिखे, लेकिन बुलडोजर कहीं नहीं दिखा। यह सिर्फ ममता बनर्जी की जुबान पर ही था। ऐसे में सवाल है, पश्चिम बंगाल में हिंसा के दौरान ममता बनर्जी ने बुलडोजर का नाम क्यों लिया? क्या ममता बनर्जी बुलडोजर वाले राजनीतिक इंटेलिजेंस का अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाह रही हैं? क्या बुलडोजर किसी शहर में आग लगा सकता है? क्या बुलडोजर का नाम लेकर किसी घटना से पल्ला झाड़ा जा सकता है? क्या बुलडोजर का नाम दंगा के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए लिया जा रहा है? क्या बुलडोजर का नाम लेने से पत्थरबाजी करने वाली भीड़ के पाप धुल जाएंगे? क्या बुलडोजर का नाम लेने से हिंसा फैलाने वाले मास्टरमाइंड का गुनाह कम हो जाएगा? अगर बंगाल में आग की वजह बुलडोजर है, तो महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के शहर क्यों जले? ऐसे और भी कई ज्वलंत सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे ममता बनर्जी ने बुलडोजर का नाम लेकर बंगाल में मचे सियासी बवाल को नया एंगल दे दिया। ओ
করতে কেউ বারণ করেনি। তুমি তরোয়াল নিয়ে বুলডোজার নিয়ে মিছিল করবার পারমিশন অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? আজকে আমি শুনেছি হাওড়ায় ওরা এমনকি বুলডোজারও ইউজ করেছে। হোয়াট অডাসিটি দে হ্যাভ গট। রিপ্লাই তোমায় দেবো। मुख्यमंत्री ने आरोप किया है रामनवमी का बुलडोजर क्या कर रहा है? बुलडोजर नहीं था, ये तो प्रशासन बताएगी, वीडियो बताएगी। आपकी रिपोर्टर भी साथ में थे। তোমার যে রূপ ছিল সেই রূপ তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথরাইজ রূপে গেছো, ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেবার জন্য এবং হামলা করার জন্য। रूट बिल्कुल मैं नहीं चेंज किया। अगर रूट में चेंज करता, उनकी प्रशासन थी, उनकी पुलिस थी, सीपी साहब थे, वो लोग रूट डाइवर्ट कर देते और उस रूट का मेरे पास कॉपी है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हावड़ा की घटना को लेकर जो बातें कहा जा रहा है, ये पूरी तरह झूठी बात है। रॉन्ग रूट की कोई बात ही नहीं। हावड़ा मैदान तक प्रोग्राम का परमिशन था और ममता बनर्जी ने खुद उस्काया लोगों को कि रामनवमी की जुलूस के ऊपर हमला किया जाएगा। শত হিন্দু ভক্ত আর এদিকে গিয়ে নাটক করেন, গঙ্গা আরতি করেন, আমাদের করতে না দিয়ে। আজ বোঝা যাচ্ছে উনি সত্যি সত্যি কতটা হিন্দু প্রেমী। উনার যে এই যে গণতন্ত্র বা ধর্মনিরপেক্ষতা পুরোটাই ফেক। और सत्ता में अब कुछ ऐसी तस्वीरें जो हमने आपको कल भी दिखाई थी। ये एल्बम था गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नई संसद में सरप्राइज विजिट का, लेकिन आज इन्हें फिर दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन तस्वीरों ने राजनीति की दुनिया में आग लगा दी। ये तस्वीरें कांग्रेस के दिल में नश्तर की तरह चुभी हैं और इसका सबूत कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने दिया है। इसलिए सबसे पहले आप उनका एक ट्वीट देखिए, जिससे अंदाजा हो जाएगा कि नई संसद में प्रधानमंत्री को देखकर कैसे कांग्रेस के नेताओं के दिल बेचैन हो उठे। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ जयराम रमेश ने लिखा, निजी गर्व का यह पहला प्रोजेक्ट है। हर तानाशाह अपने पीछे आर्किटेक्चर की विरासत छोड़कर जाना चाहता है, पैसे की भारी बर्बादी। अब आम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इन तस्वीरों में ऐसा क्या है जिन्हें देखने के बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी को तानाशाह तक बता दिया। आज सोशल मीडिया से सियासत के गलियारों तक कांग्रेस पर सवालों के जो तीर चल रहे हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। आखिर प्रधानमंत्री मोदी का नई संसद वाला एल्बम देखकर कांग्रेस दुखी क्यों है? क्या देश के प्रधानमंत्री होने के नाते पीएम मोदी नई संसद की इमारत देखने नहीं जा सकते? सबसे बड़ी बात यह कि जिस नई संसद को यूपीए शासन में ही मंजूरी दी गई, उसमें मोदी के सरप्राइज विजिट से कांग्रेस को दिक्कत है क्या? लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं क्या इसके पीछे क्रेडिट न मिलने की कोई टीस है? असल में कांग्रेस को समस्या नई संसद से है या प्रधानमंत्री मोदी से? एक जो संसद है वो लोकतंत्र का मंदिर होता है, जहां बैठकर सत्ताधारी दल और विपक्ष के नेता अपनी नीति और नीयत से देश की दशा और दिशा तय करते हैं। संसद सबकी है। वैसे तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे कांग्रेसी सांसदों के लिए भी नई संसद में जाने, उसका काम देखने पर कोई रोक नहीं होगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी करने का सोचा नहीं। अब इसी सोच पर बीजेपी सवाल उठा रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रहे जुबानी तीरों पर हमने एक छोटी सी रील भी तैयार की है। कैंपस में सिर्फ इसलिए कि वहाँ मेरा नाम कैसे हो, हमारी तख्ती कैसे लगे, सिर्फ इस उद्देश्य से अपना नाम जोड़ने के लिए ये काम किया गया। पीटीज है ना कांग्रेस के, ये बार बार इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं। असल में क्या इनको अपने मालिक को रोज बताना पड़ता है कि हम आपके वफादार हैं, इसलिए ये दूसरों पर आक्षेप लगाते हैं। सच ये है कि नया पार्लियामेंट देश की जरूरत है। लोगों का पास घर नहीं है रहने के लिए। अभी प्रधानमंत्री जी खुद का, प्रधानमंत्री जी का घर, प्रधानमंत्री का कार्यालय और उपराष्ट्रपति का घर और कार्यालय और पार्लियामेंट बनने में निकल चुके हैं।
ये तो असंभव चीज था। मुझे भी सबको लगता था कि कैसे होगा इतना बड़ा, अंग्रेजों ने दे दिया था हमको, तो हम उसकी जो है हिफाजत क्यों नहीं कर सकते। अरे भाई हम भी तो कर सकते हैं वही चीज, और उससे अच्छी चीज कर सकते हैं, वो मोदी जी ने करके दिखा दिया। और बड़ी बात यह है कि जिस नई संसद में प्रधानमंत्री मोदी को देखकर कांग्रेस को मिर्ची लगी है, उसे खुद यूपीए शासन में मंजूरी दी गई थी। और तब इसके पीछे कांग्रेस ने क्या मजबूरी बताई थी, वो सुनिए। तत्कालीन स्पीकर मीरा कुमार की ओर से 13 जुलाई 2012 को शहरी विकास मंत्रालय को एक लेटर लिखा गया था, जिसमें बताया गया संसद भवन का निर्माण 1920 के दशक में किया गया था और 1927 में इसे चालू किया गया था। इसे हेरिटेज ग्रेड 1 भवन घोषित किया गया है। उम्र बढ़ने और संसद भवन के उपयोग के कारण दशकों से विभिन्न स्थानों पर संकट के संकेत दिखाई देने लगे हैं। सुरक्षा के साथ साथ इस लेटर में संसद की क्षमता को लेकर भी जिक्र किया गया था। लेटर में लिखा गया था, लोकसभा और राज्यसभा की वर्तमान बैठने की क्षमता 2026 के बाद बढ़ने की संभावना है। लोकसभा में सीट 2026 से पहले भी बढ़ सकती हैं। अगर महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी जाती है तो ऐसे में बैठने की क्षमता के साथ एक नया लोकसभा कक्ष होना आवश्यक है। लेकिन वक्त के साथ साथ यूपीए का ये ड्रीम प्रोजेक्ट उसकी आंखों में चुभने लगा है, क्योंकि समय बदल गया, सरकार बदल गई और कांग्रेस की सोच भी बदल गई। इसी वजह से अप्रैल 2020 में सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने की मांग की और इसके पीछे कोरोना संकट और सरकारी खर्च का हवाला दिया। हालांकि इसकी समीक्षा के बाद सरकार ने इस प्रोजेक्ट को रोकना जरूरी नहीं समझा। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आधारशिला रखी और अब नई संसद बनकर तैयार है। जिस नई संसद में पीएम मोदी को देखकर कांग्रेस का पारा गर्म है, वो मौजूदा संसद से कितनी अलग है वो भी देख लीजिए। मौजूदा संसद भवन गोलाकार है, जबकि नई संसद त्रिभुज यानी ट्रायंगल शेप में बनी है। मौजूदा संसद भवन 47,500 वर्ग मीटर में बना है, जबकि नई संसद भवन जो है वो 64,500 वर्ग मीटर के एरिया में है। अभी संसद में 552 लोकसभा सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन नई संसद में 888 लोकसभा के सदस्य बैठ सकेंगे। इसके अलावा अभी संसद में 245 राज्यसभा सदस्यों के बैठने की जगह है, लेकिन नई संसद में 384 राज्यसभा सदस्य बैठ पाएंगे। मौजूदा संसद की नींव 12 फरवरी 1921 को अंग्रेजों के दौर में रखी गई और उसे 83 लाख रुपए में बनाया गया। हालांकि वो रकम आज के हिसाब से करोड़ों में होती, जबकि देश को आत्मनिर्भरता का एहसास कराने वाली नई संसद की अनुमानित लागत 1250 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अभी जिस संसद का इस्तेमाल हो रहा है उसे बनाने में 6 साल का वक्त लगा था, लेकिन नई संसद को 2 साल में तैयार कर दिया गया। इसके अलावा मौजूदा संसद में एक इमरजेंसी एग्जिट था, लेकिन नई संसद में 2 इमरजेंसी एग्जिट बनाए गए हैं। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद की आधारशिला रखी थी, तब जो बात उन्होंने कही थी, आज उसे कांग्रेस के नेताओं को फिर से सुनने की जरूरत है। पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। वैसे जब हमारे या आपके यहाँ कोई मकान बनता है तो घर के बड़े बुजुर्ग एक जिम्मेदार शख्स होने के नाते उस मकान को बार बार देखने जाते हैं। ठीक उसी तरह देश के प्रधान होने के नाते, एक प्रधानमंत्री होने के नाते नई संसद के काम की निगरानी करना, उसका काम देखना प्रधानमंत्री मोदी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और इसके लिए ना वो दिन देखते हैं और ना ही वक्त, और उन्होंने ऐसा पहली बार नहीं किया है। आपको याद होगा सितंबर 2021 में भी अमेरिका से लौटने के बाद वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नए संसद भवन का निर्माण देखने पहुंच गए थे, लेकिन कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी तस्वीरें चुभती हैं और वो बार बार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। इससे पहले नई संसद के अशोक स्तंभ को लेकर भी काफी सियासी आग भड़क चुकी है और अब नई संसद में प्रधानमंत्री के सरप्राइज विजिट वाली तस्वीरें कांग्रेस और उसके नेताओं के सीने में किसी शूल की तरह चुभ रही हैं। और सत्ता की अगली खबर भारत के नेताओं की अवैज्ञानिक सोच पर आधारित है। ये नेता नई खोज तो नहीं करते,
लेकिन वोटों के गणित को सेट करने वाले महापुरुषों की जातियां जरूर खोज लेते हैं। ताजा और नया मामला बिहार के नेताओं का है, जिन्होंने महान सम्राट अशोक की जाति खोज ली है। बिहार के नेताओं के मुताबिक सम्राट अशोक चक्रवर्ती राजा अशोक से पहले अशोक कुशवाहा थे। सम्राट अशोक को कुशवाहा जाति में बांधने की ऐसी आतुरता है कि पिछले एक हफ्ते से बिहार में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों दलों के नेता उनकी जयंती मनाने में व्यस्त हैं। सबसे पहले 29 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा ने सम्राट अशोक की जयंती मनाई। इसके बाद 30 मार्च यानी आज नीतीश कुमार ने सम्राट अशोक की जयंती मनाई। 2 अप्रैल को बीजेपी सम्राट अशोक की जयंती मनाने जा रही है। जाति के सियासी चूल्हे में सम्राट अशोक के नाम पर हर पार्टी कैसे अपनी राजनीति को गर्म कर रही है, पहले उस पर एक रील देख लीजिए, फिर बताएंगे क्या सम्राट अशोक कुशवाहा थे। अब आ जाएगा वहां से, दिल्ली से, और कहेगा सम्राट अशोक का हम लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं किया है। अब कहेगा, क्लेम करेगा, और उसके बाद कुछ जातियों को कब्जा करने में लगेगा। तो इस सब चक्कर से बचिएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कभी भी सम्राट अशोक की जयंती नहीं मनाए हैं। महान सम्राट अशोक की जयंती मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार शुरू किया था और लगातार मनाते आ रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर बिहार की राजनीति में सम्राट अशोक का जातीयकरण क्यों किया जा रहा है, क्यों सम्राट अशोक पर दावा करने के लिए बीजेपी और जेडीयू के बीच होड़ लगी हुई है। तो इसका जवाब है बिहार का वो 7% वोट बैंक जो कुशवाहा समाज से आता है, और इसी को खींचने के लिए सम्राट अशोक के नाम और उनकी महानता को सियासी चुंबल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ये चुंबक है उसकी तरह, जिसमें कुशवाहा वोट को इससे खींचा जा सके। और अब सत्ता में वो सबसे जरूरी बात जिसका असर आपकी जिंदगी पर और आपकी जेब पर पड़ने वाला है, यह आपके लिए आज की सबसे कीमती कुंजी है। कल 1 अप्रैल है और इस तारीख से आपके जीवन में कुछ अहम बदलाव आने वाले हैं, जिनके बारे में न्यूज मित्रों को बताना हमारी जिम्मेदारी है। 1 अप्रैल से नई टैक्स रिजिम के तहत 7 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री हो जाएगी। पहले ये 5 लाख रुपए थी। शनिवार से नई आयकर व्यवस्था डिफॉल्ट व्यवस्था होगी। वैसे ओल्ड टैक्स रिजिम चुनने का ऑप्शन भी मौजूदा होगा। 1 अप्रैल से पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स और दिल की दवाएं महंगी हो जाएंगी। ये कीमतें होलसेल प्राइस इंडेक्स में बदलाव के आधार पर बढ़ेंगी, जो करीब 10% तक हो सकती है। नए वित्तीय वर्ष से गाड़ी खरीदना महंगा हो जाएगा। BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स लागू हो जाएंगे, जिसमें मारुति, होंडा, हुंडई समेत कई कंपनियों के गाड़ियों के दाम बढ़ाने का उन्होंने फैसला ले लिया है। 1 अप्रैल से ट्विटर के पुराने वेरीफाइड यूजर्स को झटका लगेगा, क्योंकि ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन ना लेने पर पुराने ब्लूटिक धारियों का ब्लूटिक छीन जाएगा, यानी पैसे दो और ब्लूटिक लो। 1 अप्रैल से ज्वेलर्स सिर्फ 6 डिजिट वाले हॉलमार्क खुद सोने के आभूषण ही बेच सकेंगे। जैसे आधार कार्ड पर 12 अंकों का कोड होता है, उसी तरीके से सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड अनिवार्य है। नए फाइनेंशियल ईयर से सोना चांदी की जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं। बजट में सोने और इमिटेशन ज्वेलरी पर सीमा शुल्क 20% से बढ़कर 25% हो सकता है। लेकिन इस सब के बीच में देखिए, सत्ता में भी टाइम हो गया है। हम अपने न्यूज़ मित्रों से यही न्यूज़ रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।